वो चला गया क्या? वो सेव कर दिया था क्या? वो सेव कर दिया था क्या उसको? मैटर यहाँ पे वाला, तो यहाँ वो उसी को ऑन करना हो तो हाँ, नहीं तो फिर नया खुलेगा ना ये। वो मैंने उसने किया था, उधर ही से बंद हो गया था क्या? वो चला गया? वो आया आ गया आ गया आ गया। सिलेक्ट आ गया। चलिए, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है, ठीक है। हाँ, एग्जामशाला के क्लास में। तो अभी एक बार क्विक रिकैप मार लेते हैं, फटाफट हमने क्या पढ़ा। तो आज का जो टॉपिक था, संडे का स्पेशल क्लास है, ठीक है। स्पेशल क्लास, इसमें क्या होता है, इसमें खाना होना दिया जाता है आपको, स्पेशल होता है, ठीक है। जो रेगुलर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डेली क्लास में, उससे थोड़ा सा इतर टॉपिक है, लेकिन है सिलेबस का ही, यूपीएससी के। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोस्फीयर। क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोस्फीयर और ओशनोग्राफी। अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे, एक पूरा यूनिट है हाइड्रोस्फीयर, यानी जल मंडल, स्पेशली मरीन भाग जो हमारा सागरी भाग है, उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं वो हमें पढ़ना था। तो हमने आपको बताया अर्थ हमारा मेनली क्या है, एक स्थल मंडल है जिसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, एटमॉस्फेयर दैट इज वायुमंडल, पे बायोस्फीयर जो दैट इज जैव मंडल, जिसमें क्या होता है, जब तीनों ये मंडल में जहां जहां जीवन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है हमारा, पार्ट होता है किसका? जल मंडल। कुछ हमारा जलीय हिस्सा कहाँ? स्थल में है, कुछ हमारा सागर में है, ठीक है। सनी सागर वाले को मरीन पार्ट बोलेंगे, इसको टेरेस्ट्रियल पार्ट बोलेंगे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल पार्ट में स्टैटिक बॉडीज होते हैं और लोटिक बॉडीज होते हैं। स्टैटिक मतलब जो स्थिर होंगी अपनी जगह पे, और लोटिक मतलब गतिशील रहेंगे, मूव करेंगे, जैसे लेक, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर, ये सब क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है। और इसमें जो पेयजल का हमारा ड्रिंकेबल वाटर लार्जेस्ट सोर्स कौन है? और ग्राउंड वाटर है, ठीक है। और जो लोटिक बॉडीज हैं दैट इज गतिशील जल राशि है, उसमें रिवर आता है और ग्लेशियर्स आते हैं, ठीक है। ये मूव करती रहती हैं। दूसरा पार्ट जो हमारा है दैट इज सागरी भाग, यानी कि मरीन पार्ट। मरीन पार्ट में आपको ओशन मिलेगा यानी महासागर, फिर सी मिलेगा, फिर हमने क्या देखना है, गल्फ, बे और बाइट, ठीक है, ये हमने बताया था। और फिर एक और है स्ट्रेट यानी जल संधियां। महासागर क्या होता है? बहुत विस्तृत भाग होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। उससे छोटा सा भाग होता है सागर, जो कि कॉन्टिनेंट के मार्जिन में पाया जाता है, बताया था, ठीक है। गल्फ, बे और बाइट क्या होते हैं? ये इनक्लोज्ड पार्ट होते हैं, इनक्लोज्ड या इनगल्फ्ड होते हैं। किसमें? किसमें? लैंड से तीन ओर से घिर जाते हैं, लैंड मास से, ये सराउंडेड बाय लैंड मास फ्रॉम थ्री साइड, गल्फ, बे और बाइट। गल्फ थोड़ा सा नैरो होता है, बे थोड़ा सा वाइडर होता है, और बाइट और ज्यादा वाइडर होता है, ठीक है। ये हमने अभी आपको बताया। जैसे अगर बाइट, सॉरी, ठीक है, ये होता है। और एक स्टेट होता है जल संधि, जो चैनल की तरह होता है। दो जो वाटर बॉडीज होते हैं, जो दो सागरी भाग होते हैं, उसके बीच में एक चैनल की तरह होता है। ये हमने आपको बताया था, कुछ हमने एग्जाम्पल दिए थे और हमने आपको होमवर्क दिया था। ये चीजें आपको घर से करके ना ला, कि कौन सा सागर, कौन सा गल्फ, कौन सा बे, ये जो है कौन से देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं ना, ये सब चीजें। बाकी स्ट्रेट और क्या कहते हैं स्टेट हम नेक्स्ट किसी क्लास में देख लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने आपको पढ़ाया था क्या? वाटर सोर्स, ठीक है। जो हमारा वाटर सोर्स है उसका हम यूज क्या करते हैं, उनके यूजेस क्या है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं, यानी पेयजल के लिए। फिर सैनिटेशन के लिए यूज करते हैं, यानी स्वच्छता के लिए। फिर इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए हमारे एग्रीकल्चर में। फिर इंडस्ट्रियल यूज है, उसका उद्योग में हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। और फिर पावर यानी कि बिजली क्षेत्र के लिए करते हैं, बिजली बनाने के लिए करते हैं, जिसमें स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट होते हैं और स्मॉल के साथ साथ क्या होते हैं, और एक लार्ज हाइडल प्रोजेक्ट होते हैं। एक बड़ा जिसमें जैसे कि 100 मेगावाट, 150 मेगावाट, 50, 500 मेगावाट, ये बड़े आ जाते हैं। वो छोटे वाले 50 मेगावाट का कोई परियोजना है तो आ जाता है। अगर इस कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए जिसमें ये पांचों यूज पूरे हो रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज स्कीम, यानी बहुउद्देशीय योजना। जैसे कि उकाई है अपने बगल, सरदार सरोवर है, ऐसे देश में सैकड़ों परियोजनाएं हैं, सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। हाँ, उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? जब हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ेंगे भारत वाला, तो वहां पर उसी समय गंगा पर कितने रिवर्स मतलब प्रोजेक्ट हैं वो देख लेंगे, यमुना में कितने हैं, ताप्ती में कितने हैं, नर्मदा में कितने हैं, गोदावरी में कितने हैं, कृष्णा में कितने हैं, कावेरी में कितने हैं, ब्रह्मपुत्र में कितने हैं, ठीक है, इंडस में कितने हैं, झेलम में कितने हैं, चिनाब में कितने हैं, रावी में कितने हैं, ब्यास में कितने हैं,
चंबल में कितने हैं, माही में कितने हैं, ठीक है, लूनी में कितने हैं, ये सारा जो है देखें। ये नदियों के नाम पे कैप्सूल नहीं गिना रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आगे पढ़ेंगे। फिर हमें इनमें हमने आपको बताया था जो हमारा ओशन है वो क्या है, वो लार्जेस्ट सलाइन बॉडी है, ठीक है, बृहद खारा जल स्रोत है, ठीक है। टोटल इनकी संख्या कितनी है, 5, वो हमने देखा था मैप में। विस्तार, इनका एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की भी उच्चता है, दे आर एक्सटेंडेड बिटवीन 2 पोल्स, ठीक है। तो हमने देखा था मैप में अलग अलग जो हमारे महासागर हैं, दैट इज पैसिफिक, प्रशांत, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और क्या, सदर्न, ठीक है। ये 5 ओशन है। ये हम कहाँ कहाँ कैसे बाउंड्री शेयर करते हैं ये भी हमने बताया था। फिर हमने आपको बताया था सी कौन होते हैं, तो सी हमने बताया था रिलेटिवली स्मॉलर रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं, ये स्मॉलर सही शब्द होगा, स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर टू ओशन होते हैं, उनसे छोटा होते हैं। जो मेजर सी कौन कौन से हमने आपको बताया था, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था मेजर सी कौन कौन से हैं, जो है साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, जापान सी है, येलो सी है, ओखोटस्क सी है, बेरिंग सी है, ईस्ट साइबेरियन सी है, लेप्टेप सी है, कारा सी है, बाल्टिक सी है, ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी है, अरेबियन सी है, सारगैसो सी है, नॉर्थ सी है, ये वाला नॉर्थ सी लैब्राडोर है, ब्यूफोर्ट सी है। और यहाँ एक और होता था, हमने आपको बताना भूल गया था, लेकिन वो जोड़ना था, वो क्या था, कैरेबियन सी है, क्या है, कैरेबियन सी है, राइट। तो इतने सारे सी जो है हम लोगों को क्या करना है, देखना है कि कौन किन देशों के साथ बाउंड्री बनाता है। ये एक दिन नहीं होगा, आपको डेली मैपिंग करनी होगी, तब जाके ये याद होगा। यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न बनता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने गल्फ देखा था, क्या देखा था, गल्फ देखा था। गल्फ क्या होता है हमने बताया था, गल्फ में तो कुछ इंपॉर्टेंट जो गल्फ है मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हडसन बे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ पर्शिया, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे क्या, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है। ऐसे अलग अलग ढेर सारी गल्फ है जो आप चर्चा में देखेंगे, जो आप रिसेंटली न्यूज में रहेंगे, उनकी आसपास की ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इतना हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब जो हमें जो चीज पढ़नी थी, ओशनोग्राफी पढ़नी थी। क्या पढ़नी है आपके कोर्स में, प्री और मेंस दोनों में जो है मेजर पोर्शन क्या है, समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी, ओशन के अंदर का पूरा साइंस हमें पढ़ना है। इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज बॉटम रिलीफ फीचर। क्या है, बॉटम रिलीफ फीचर है, ठीक है। बॉटम रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशन, नितल स्थलाकृतियां उसको बोलते हैं। टाइड्स एंड वेव्स हैं, यानी ज्वार भाटा हुआ तरंगे हैं। ओशन करंट है, दैट इज सागरी जलधारा, ठीक है। सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ ओशन है, लवणता व तापमान सागर का। और डिपॉजिट्स हैं, जो मरीन डिपॉजिट्स होंगे, उसमें 2 प्रकार के डिपॉजिट्स होंगे, एक होंगे जो है क्या बायोटिक, तो एक होंगे अबायोटिक, टेरिजीनियस वगैरह, ठीक है। जैविक और अजैविक, उसमें हम देखें अजैविक में क्या मृतिका हो सकते हैं, मृतिका का मतलब ग्रेवल वगैरह, सैंड वगैरह, फाइन मटेरियल, ये सब चीजें हो सकती है। उसमें कैल्सीरस हो सकते हैं, कैल्शियम बेस्ड वाला, कार्बोनस कार्बन बेस्ड हो सकते हैं, कार्बोनिफेरस वाला, तो अलग अलग चीजें हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर है कोरल रीफ्स, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये 3 स्टार मैंने लगा, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। और मरीन इकोसिस्टम, ये पूरा हमारा ओशनोग्राफी में पढ़ना होता है, जिसका पहला टॉपिक हमें पढ़ना शुरू कर दिया था, क्या, बॉटम रिलीफ फीचर ना। बॉटम रिलीफ फीचर, तो बॉटम रिलीफ फीचर क्या होता है, नितल स्थलाकृति क्या, उससे पहले समझना होता है हमें क्या, रिलीफ फीचर। क्या रिलीफ फीचर या उच्चावच क्या होते हैं, कोई भी जो स्थान है उसकी ऊंचाई में जो अंतर पाया जाता है, उसकी जो तुंगता यानी एल्टीट्यूड में जो डिफरेंस पाया जाता है, उसी को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, उच्चावच यानी रिलीफ फीचर बोलते हैं। नहीं, जैसे ये हमारा स्थान है, ठीक है, कुछ स्थान आपका जैसे मान लो सूरत यहाँ पर है, पता लगा जो है अंकलेश्वर यहाँ पर है, ठीक है, अहमदाबाद और नीचे है, तो जो इनके स्थानों के बीच में जो एल्टीट्यूड का डिफरेंस होता है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उच्चावच। और ये एक खास प्रकार का जो है फीचर रिप्रेजेंट करते हैं। कोई प्लेन में हो सकता है, कोई प्लेचू में हो सकता है, कोई माउंटेन में हो सकता है, कोई वैली में हो सकता है ना, ये सब क्या कहलाएंगे, रिलीफ फीचर कहलाएंगे। ऊंचाई का अंतर एक फीचर के साथ रिप्रेजेंटेड होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिलीफ फीचर। तो यहाँ पे लिखा था मैंने, डिफरेंस ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ 2 और मोर लैंडमार्क पॉइंट्स, ये जो है, और इसमें 3 ऑर्डर पाए जाते हैं। कितने ऑर्डर पाए जाते हैं, 3। ये ऑर्डर कैसे है, क्रम, इनके बनने की जो प्रक्रिया थी, इनके निर्माण की जो प्रोसेस था, इनका फॉर्मेशन जो प्रोसेस था, वो 3 चरणों में चला था, 3 लेयर में चला था, 3 फेज में चला था, इसलिए इनको 3 ऑर्डर बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर।
फर्स्ट ऑर्डर कहाँ से होता है, क्या होता है, क्रस्ट और भूपर्पट्टी, जो हमारी पृथ्वी, जो हमारा, जो अभी हम जैसे जहां सूरत है इसके नीचे का जो जो पूरा पूरा बेसमेंट है, ये जिसका फाउंडेशन है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। ये ओशन में भी होता है और कॉन्टिनेंट। तो पहला लेयर यही होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। दूसरा लेयर क्या होता है, इसके ऊपर आपको माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेचू यानी पठार मिलेंगे, प्लेन मिलेंगे, वैलीज मिलेंगे। ये सारा सब कुछ क्या होता है, सेकंड लेयर होता है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ये बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं, फोल्डिंग से बनते हैं और फॉल्टिंग से बनते हैं। फोल्डिंग का मतलब होता है टकराना, तो टकराने के बाद वो फोल्ड बन जाएगा माउंटेन, और फिर जो है फॉल्टिंग से बनते हैं, डिप्रेशन से बनते हैं। और फिर क्या होता है, उसमें इरोजनल एक्टिविटी और वेदरिंग एक्टिविटी अगर होती है तो तीसरी लेयर बनती है। जो पर्वतों पर आपको अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते हैं, जो प्लेन में अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते हैं, वो थर्ड लेयर हो जाता है, जैसे कि वी शेप वैली, डेल्टा, ठीक है। और भी हमने 20 अभी बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है इसीलिए मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ। वो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा चीज हम जो पढ़ते हैं ये स्थल मंडल में पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर में पढ़ते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ओशनिक क्रस्ट। तो ओशनिक क्रस्ट के अंदर भी ढेर सारे रिलीफ फीचर पाए जाते हैं, उसी को आज हमें पढ़ना है क्या। और ये हमने पूरी प्रक्रिया समझाई थी कैसे बना था, ठीक है, उसको हम दोबारा नहीं टेकअप करेंगे। और ये है हमारा ओशन रिलीफ। क्या है, ओशन मतलब सागर के नीचे जो स्थलाकृतियां पाई जा रही हैं उसके नीचे भी स्थल है, उसके नीचे भी हमारा लैंड मास है। वो किस तरह दिखाई देता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और यूपीएससी में किस तरह से उसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा, किस तरह से मेंस में क्वेश्चन बनेगा, वो हम सब टेकअप करने वाले थे। इसमें हमने बताया था जो ओशन रिलीफ है, ये हमने बताया था, ये हमारा ओशन है पूरा ऊपर से एकदम फ्लैट दिखाई देता है, शांत दिखाई देता है, लेकिन वो शांत होता नहीं, नहीं वो फ्लैट होता है। उसके अंदर ढेर सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं। जैसे ये डूबा हुआ जो सब पहला जो पार्ट होता है, जो सबमर्ज्ड होता है, उसे हमने क्या बोला था, वो क्या होता है, ये उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या मिलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर उसके जस्ट नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर ढाल शुरू हो जाएगा, स्लोप शुरू हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर जैसे वो स्लोप खत्म होगा तो पूरा पूरा एक प्लेन स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डीप सी प्लेन। डीप सी क्यों बोलते हैं, ये अत्यंत गहराई पर होता है, ये डीपेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डीप सी प्लेन या एबिसल प्लेन, अगाध मैदान। अगाध मतलब जिसका कोई था ही ना हो, जिसका कोई गहराई का अता पता ना हो, उसे अगाध बोलते हैं, ठीक है। ये मेजर रिलीफ फीचर्स होते हैं। और इन्हीं मेजर रिलीफ फीचर्स में कुछ माइनर रिलीफ फीचर भी होते हैं, छोटे छोटे, जैसे कि कैनियन, जैसे कि राइज, जैसे कि रिज, जैसे कि गयोट, जैसे कि सी माउंट, जैसे कि आईलैंड, और जैसे कि ट्रेंचेस। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये देखो इसमें बने हुए हैं, तो ये चित्र हमें अभी काम आएगा। तो हम पहला चीज देखते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या देखते हैं बच्चा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखते हैं, देखा जाए। कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या है ये, तो नाम देखो क्या लिखा है, कॉन्टिनेंटल बोल रहा है इसको, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कॉन्टिनेंटल, यानी ये कॉन्टिनेंट का हिस्सा होना चाहिए। फिर तो फिर महासागर के नीचे क्या कर रहा है, महासागर कहीं अलग से तो आया नहीं। अब थोड़ा सा रिकैप करो जो हमने 1 घंटे पहले डिस्कस किया था। सबसे पहले जब चट्टान बन रहे थे तो ये फायरबॉल था पूरा का पूरा पृथ्वी हमारा, फिर इसमें मैग्मा था। मैग्मा जब ठंडा हुआ तो ठंडा होगा, श्रिंक करेगा, श्रिंक करेगा तो कुछ भाग ऊपर उठ जाएंगे और कुछ भाग नीचे धंस जाएंगे। तो जब बारिश हुई, वही जो डिप्रेशन क्रिएट हुई थी, उन्हीं डिप्रेशन में क्या भर गया, पानी भर गया, और उन्हीं चट्टानों में सॉल्ट थे, सॉल्ट डिजोल्व हो गए, और इस तरह से हमारा क्या हो गया, सागर बन गया, महासागर बन गया। तो बड़े बड़े गड्ढों में जो पानी भरा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, महासागर। छोटे छोटे गड्ढों में जो भरा वो कुछ और कहलाएगा। समझ में आ रहा है। और इसमें सैलिनिटी कहां से आता है, सैलिनिटी का सोर्स क्या है, वो चट्टान, रॉक्स, लैंड मास। तो जरा सोचिए, अब दिमाग लगाइए, एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है वो हमें बताएंगे। तो जो एक चीज समझते हैं, सैलिनिटी का सोर्स क्या है ओशन का, लैंड मास है। हाँ, लैंड मास समझ रहे हैं, लैंड मास समझ रहे हैं, स्थल, क्योंकि स्थल पे ही क्या होते हैं, चट्टान पाए जाते हैं, जैसे कि NaCl। NaCl क्या है, ये रॉक है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये क्या, रॉक है, ठीक है। MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या है, रॉक है, ठीक है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, रॉक है। कैल्शियम SO4, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है।
पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, कैल्शियम की जगह पोटेशियम जगह सोडियम नाइट्रेट हो सकता है। ये जितने नाइट्रेट्स होते हैं, जितने कार्बोनेट्स होते हैं, जितने सल्फेट होते हैं, जितने क्लोराइड होते हैं, ये सब मिला के क्या कहलाते हैं? लवण। क्या कहलाते हैं? लवण यानी सॉल्ट। हम लोग क्या बचपन से रट्टा मारे पड़े हुए हैं NaCl, इसको सिंपल सॉल्ट कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। अब ये चीज मैं कहां पढ़ा रहा हूं आपको? केमिस्ट्री। जालिम आदमी है ना, हम कहीं भी कूद जाते हैं, कूदना पड़ता है। एक चीज समझ लो, सैलिनिटी का मतलब सीधे सीधे कि डिजॉल्व कंटेंट ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर। जल में घुली हुई लवण की मात्रा लवणता कहलाती है। डिजॉल्व कंटेंट ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर, वो सैलिनिटी वाला टॉपिक है ना, वहां पढ़ेंगे। लेकिन अब इसकी जरूरत क्यों पढ़ने बता रहे हैं कि कैसे ये सागर हमारा इवॉल्व हुआ। तो लैंड मास से आपको ये घुलेंगे, जल के साथ घुल क्यों जाते हैं? क्योंकि ये आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयन बनाएंगे। जैसे आयन बनाएंगे, घुलेंगे, तो जल के साथ ये घुल जाते हैं। तो पूरा पूरा जो बारिश हुई थी डिप्रेशन में, वो बड़ा सा, उसमें चट्टानों से घुलते चले गए। इसलिए सागर हमारा कैसा है? लवणी है, सलाइन है। अब जरा सोचिए, कोई सागर जितना ज्यादा इंक्लोज्ड होगा लैंड से, उसकी लवणता कम होगी कि ज्यादा होगी? आपको क्या लगता है? फिर से हमने क्या बोला कि आप सब लोग मान लो लैंड हो और मैं सागर हूं, मान लेते हैं आप सब लोग क्या हो? लैंड मास हो और मैं सागर हूं। तो एक आदमी जब मेरा आपके साथ संपर्क होगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? सैलिनिटी मिल जाएगी। तो जितनी ज्यादा लैंड मास से मैं घिरूंगा उतना ही ज्यादा सैलिनिटी मेरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो रट्टा मारने क्या जरूरत है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कारण है कि कैस्पियन सी बहुत ज्यादा क्या है? सलाइन है। क्यों है? आइए देख लेते हैं कहाँ है कैस्पियन सी। ये रहा कैस्पियन सी, चारों तरफ लैंड से घिरा पड़ा हुआ है ना बेचारा। ये बोलो यस सर, चारों तरफ घिरा पड़ा हुआ है ना लैंड से। ये देखो, हाँ ये चारों तरफ लैंड से घिरा पड़ा हुआ है ना, है कि नहीं? खरा होगा फिर। यानी जो ओशनिक बॉडी, अच्छा ये बताइए पैसिफिक ज्यादा सलाइन होगा कि अटलांटिक? क्योंकि अटलांटिक ज्यादा इनक्लोज है, रखने की जरूरत है। सर डेड सी वही है। डेड सी बेटा झील है एक प्रकार का। सी इसलिए बोलते कि लवड़ी है बहुत ज्यादा सलाइन। तो जो चीज कभी होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है जो भी होता नहीं है। जैसे मान लो प्रधानमंत्री जी बहुत हैं, बस कुछ नहीं, करप्शन वरप्शन नहीं बोलना जाता है, प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं बोला। आपके पास सबूत है? नहीं, मैं कुछ और बोलने जा रहा हूँ। कभी कभी कुछ होता है तो बिगड़वा दिया आपने खेल। चलिए, तो लिखा भले डेड सी है लेकिन वो सी नहीं होता है। जैसे कैस्पियन सी नहीं है, झील है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लैंड लॉक्ड है ना, तो इस वजह से क्या है? इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, दो सागर, यहाँ बे ऑफ बंगाल देखते हैं और अरेबियन सी देखते हैं। किसका कौन ज्यादा जो है सॉल्टी होना चाहिए? अरेबियन सी, क्योंकि अरेबियन सी के पास ज्यादा जो है क्या है? लैंड मास है। तो उसमें रटने की जरूरत नहीं, जो ज्यादा इनक्लोज होगा। अच्छा, रेड सी का क्या होना चाहिए बताइए? एकदम देखो कुछ ज्यादा है ना, औसत 35 होता है, 37 है इसका। क्यों ज्यादा हुआ? रटने की जरूरत है, पकड़ लोगे ना। यही है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बस ऐसे ही पढ़ते हैं, धक से एकदम लगा देते हैं। अच्छा, मान लो कोई एक ऐसा जो है सागर है जिसमें नदियां खूब बह रही हैं, नदियां का अपना पानी डाल रही है, तो नदी फ्रेश वाटर लेकर आएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा नदी अगर कहीं गिर रही है तो वहां पे सैलिनिटी कम होगी कि ज्यादा हो जाएगी? ये देखो बे ऑफ बंगाल में यहाँ कावेरी, यहाँ कृष्णा, पेन्नार, गोदावरी, ठीक है, महानदी, ब्रह्माणी, स्वर्णरेखा, गंगा, ब्रह्मपुत्र का पूरा जो है, तो इतना नदी अगर इसमें गिरेगा तो बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी ज्यादा होगी कि अरेबियन सी की? रटने क्या जरूरत है? आएगा तो निकाल लेंगे अब हम लोग कि इनमें से कौन ज्यादा सलाइन है। इसलिए मैप पूरा याद हो जाना चाहिए आपके दिमाग में। आ रहा समझ में? अब देखो रिलीफ फीचर से हम कहां पहुंच गए सैलिनिटी में, आ रहा समझ में? तो इस सागर के नीचे जो ये चट्टान है उनकी अवस्था कैसी है, उसी को पढ़ने के लिए टॉपिक है कौन? बॉटम रिलीफ। समझ में आ रहा है? अब हम सब शुरू कर देते हैं फटाफट हम अपना कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो पहला टॉपिक, पहला जो इसमें पढ़ेंगे क्या?
कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, शुरू करें। भारत माता की जय। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ है क्या। तो ये क्या है? ये एक्सटेंशन है। अगर हम बात करें एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन, सीधे सीधे अगर हिंदी सीधे सीधे अगर हम बात करें तो क्या है ये? इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन इनटू सी, राइट? या टुवर्ड्स सी, इनटू नहीं होगा, टुवर्ड्स सी होगा। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन टुवर्ड्स सी, मतलब सागर की ओर महाद्वीपीय, मार्जिन का मतलब किनारा, ठीक है, महाद्वीपीय किनारों का विस्तार है। समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर हुआ? अगर इमेज में देखकर समझ सकते हैं तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, वापस लेते हैं क्या, नया ले लेते हैं ना, क्या फुर्सत है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है हमें, दिख रहा है ये वाला, ये हमारा कॉन्टिनेंट है, पूरा कॉन्टिनेंट है। इसका विस्तार सागर की ओर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, है कि नहीं? तो कह सकते ना, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स सी, सागर की ओर महाद्वीप का विस्तार है कि नहीं? दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें इसमें क्या होगा कि विस्तार तो है, तो कह सकते हैं कि ये सबमर्ज्ड पार्ट है ना, सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, निमग्न, जलमग्न। तो ये क्या मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली क्या है? मोस्टली दीज आर सबमर्ज्ड। अगला पॉइंट है ये, साधारणतः ये क्या होते हैं? जलमग्न होते हैं, निमग्न होते हैं, इसलिए निमग्न तट भी कहा जाता है। क्या होते हैं? साधारणतः क्या होते हैं ये? साधारणतः इंग्लिश में, हिंदी में साधारणतः क्या है ये? निमग्न होते हैं, निमग्न अवस्था में। सामान्यतः की अवस्था क्या होगी? निमग्न होगी। ठीक है, ये कुछ ज्यादा मोटा हो गया। क्लियर है? डूबा हुआ बाढ़ है। तो दूसरी चीज क्या है? क्या एकदम फ्लैट है? नहीं, फ्लैट नहीं है। अगर हम देखें फ्लैट नहीं है ना, थोड़ा सा इनका स्लोप है, और स्लोप का जो ये एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ढाल प्रवणता, स्लोप ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब वो एंगल, ठीक है, एंगल। तो इनका जो स्लोप है, इनका जो स्लोप ग्रेडियंट है, हिंदी में क्या बोलेंगे? ढाल प्रवणता। ढाल प्रवणता क्या होता है? जेंटल होता है। क्या होता है? जेंटल। जेंटल का मतलब होता है सामान्य, सामान्य ढाल है, अत्यंत सामान्य ढाल है, जेंटल स्लोप है। दिख रहा है? एक भी चीज इसमें रट्टा मारने की नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चलिए 150 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन अब शुरू होगा। एक 150 वर्ड का, 150 वर्ड का, यानी 10 मार्कर वाला क्वेश्चन आता है ना यूपीएससी में। एक क्वेश्चन लिखेंगे, हाँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, घर पे लिख के लाएंगे, ठीक है? यूपीएससी डिमांड मैं बहुत सिंपल दूंगा, ठीक है? 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, वो आपको टेकअप करने हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट फीचर्स ऑफ, हिंदी में मैं बोलूंगा, ठीक है? डिस्क्राइब अबाउट फीचर्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ ओशन रिलीफ। सागरीय स्थलाकृतियों में महाद्वीपीय मग्न तटों
की विशेषताओं का वर्णन करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि यूपीएससी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अब नहीं देता है, वो घुमा फिरा के देता है, वो स्टेटमेंट वाइज दे देगा, ठीक है। वो बोल देगा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्रिपेयर स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ होल ओशन रिलीफ फीचर, कमेंट। विशेषता का वर्णन करें, मैंने क्या बोला, इसी को घुमा के स्टेट लिखना वही है, लेकिन घुमा के क्या दे देगा कि महाद्वीपीय, मग्न तट, महासागरीय स्थलाकृतियों में एक यूनिक फीचर रखते हैं, स्ट्राइकिंग फीचर रखते हैं, कमेंट, टिप्पणी कीजिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन खूब आता है ना यूपीएससी में, ये घुमा के यही दे देगा, बतिया वही है, लिखना वही है, बात वही है, लेकिन उसने क्या स्टेटमेंट उठा के दे दिया, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन, ये कितना लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है। सब लोग ट्राई करेंगे लिखने का और हमको आंसर लिखाएंगे, मैं आपको फीडबैक दूंगा। मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि अच्छा आंसर कैसा लिखते हैं, पहले मैं ये चाह रहा हूं आप लिखिए, अपने हिसाब से तनहा लिखिए जो आपको समझ में आए। इसका मतलब ये नहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ पूछा गया है तो आप जो है कछुआ खरगोश कहानी लिख दो, ठीक है। डिमांड के हिसाब से रहे क्वेश्चन, ठीक है। अपने लिखिए, उसको कैसे प्रेजेंट करना, क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप किताब का सहारा ले लीजिए। अगर आपका वर्ड ज्यादा हो जा रहा है तो उसे घटाना कैसे, कौन सी चीज आप हटा सकते हैं, जब लिखेंगे तभी तो आएगा। मैं सीधे बता दूं ये लिख दे तो फिर से क्या होगा, आपका नुकसान होगा। क्यों, हर बार मैं तो नहीं रहूंगा ना आपको समझाने के लिए, तो बेहतर है आप करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, ये करिए। आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैन नहीं ह्यूमन परफेक्ट। हाँ, जेंडर पर्सपेक्टिव। अगला क्वेश्चन लिखें, ठीक है। elaborate the significance of continental shelf। elaborate बेटा EL से होता है, ELA, elaborate the significance of continental shelf। महाद्वीपीय मग्न तटों के महत्व को समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन महत्व, ठीक है। अच्छा, इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो 250 शब्द का हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी दे दे और आपको सिग्निफिकेंस भी दे दे तो क्या हो जाएगा, 250 वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब फिर अगर इसमें कुछ इन्वायरमेंट, अगर ये डैमेज हो रही हो, सुन रहे हो, अगर सिग्निफिकेंस है इनका, ये डैमेज हो रही है तो हमारे लिए फिर क्या हो जाएगा, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को क्वेश्चन आ जाएगा, इकोसिस्टम में आ जाएगा, हाँ कि ना। इसलिए लिंक करना कोशिश करिए। अगर फिर समस्या है तो उसको दूर करने के लिए कुछ सरकारी कैंपेन होगा, कुछ सरकारी कार्यक्रम होगा, प्रोजेक्ट होगा, गवर्नेंस में आ जाएगा। आ रहा समझ में, ऐसे लिंक करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, भारत माता की जय। तो 3 फीचर हमने अभी क्या क्या देखे, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन टुवर्ड्स से, सागर की और इनका विस्तार है, महाद्वीपों का तो एक्चुअल में ये किसका पार्ट है, कॉन्टिनेंट का पार्ट है, महासागर की ओर फैल गए, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, कॉन्टिनेंटल, ठीक है। दूसरी बात क्या है, मोस्टली दीज आर सबमर्ज्ड है ये, यानी साधारणतः निमग्न मतलब जलमग्न है पूरी तरह से, और इनका स्लोप ग्रेडियंट क्या होता है, जेंटल होता है, सामान्य होता है, बहुत कम। कितना होता है, 1 से लेकर 3 डिग्री, कितना, 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के बीच में होता है। समझ में आ रहा है, यानी कि इनका जो एंगल बनता है 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री तक झुके रहते हैं बस, ठीक है। अगली चीज जो बात करें, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है, इनका जो है क्या, गहराई, डेप्थ, इनका जो डेप्थ है यानी गहराई। देखो ये हम कीवर्ड से डील कर रहे हैं, बाकी लिखने के लिए आप, जब आपके पास समय नहीं होगा कभी लिखने को आ जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन जनरली ऐसे नहीं लिखा जाता है, जनरली इसको सेंटेंस बना के लिखा जाता है। समझ में आ रहा है, ये मैं आपको इसलिए कीवर्ड दे रहा हूं ताकि आपको क्या हो, कम पढ़ोगे उसको अपने आप शब्दों में गढ़ लोगे, अपने आप गढ़ लोगे, सब लोग लिख लो, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करो। इसको जोड़कर कैसे लिखा जाता है ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ। डेप्थ क्या कितनी होती है इसकी, लगभग 200 मीटर होती है। कितनी होती है, 200 मीटर तक है, यानी अप टू 200 मीटर, ठीक है, अप टू 200 मीटर, यानी कि हमारा जो तल है, जो हमारा सरफेस है, उस सरफेस से कितना नीचे हो सकता है,
200 मीटर तक, उसके नीचे ये सामान्यता नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ कि ना? इधर देखते हैं, ये हमारा दिख रहा है ये तो यहां से जब नीचे जाते हैं तो 200 मीटर तक ये गहराई आपको दिखेगी, उसके बाद ही नहीं दिखेगी जनरली। ठीक है, बोलो। हाँ, तो ये डेप्थ हो गया। अगला चीज इनका क्या होता है कि ये कभी वाइड भी हो सकते हैं और नैरो भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इनकी चौड़ाई ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर सोचो, इधर देखिए, अगर मान लेते हैं, हमने शायद इसको उठाया था ना यहाँ पे, हाँ, अगर मान लेते हैं ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये यही ना, ये इस तरह से डूबा हुआ है, ये इस तरह से डूबा हुआ भाग है। ये ज्यादा चौड़ा हो जाए, सुन रहे हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा और वाइड हो जाए तो बंदरगाहों के लिए बढ़िया रहेगा ना, पोर्ट्स के लिए बढ़िया रहेगा ना। पोर्ट यहां नहीं बनेंगे कभी, पोर्ट कहां बने? यहां बनेंगे। यानी जितने चौड़े मग्न तट होंगे, जितने वाइड हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ होंगे, वो पोर्ट डेवलपमेंट के लिए उतना बेहतर होगा। तो अगर हम कहीं हम पढ़ें, अगर नेचुरल पोर्ट, प्राकृतिक बंदरगाह, तो मतलब समझ लेना कि यहाँ पे मग्न तट कैसे रहे होंगे? चौड़े। आया समझ में? क्लियर बा कि नहीं बा? ठीक है, हाँ। यानी वाई, और दूसरी बात, अगर ये ज्यादा चौड़े होंगे तो फिर क्या होगा? बीचेस भी अच्छे डेवलप होंगे, तो टूरिज्म में भी उनका इस्तेमाल बढ़िया हो सकता है। तो सिग्निफिकेंस देख रहे हो ना, बीच बन सकते हैं तो टूरिज्म को प्रमोट होगा, यानी टूरिज्म के लिए सिग्निफिकेंट है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिग्निफिकेंस है, पोर्ट हार्बर ये सब डेवलप होंगे। आ रहा समझ में? हाँ। और दूसरी बात, ज्यादा गहरा है क्या? ज्यादा गहरा है क्या? तो यानी कि यहाँ सूर्य की जो रोशनी है वो सीधे पेनेट्रेट होगी, यहाँ पर सनलाइट भी क्या होगी? पेनेट्रेट होगी। सनलाइट यहाँ नीचे पेनेट्रेट नहीं होगी ना, तो जब सनलाइट यहाँ पेनेट्रेट होती है, यहाँ पर जितने भी क्या होंगे? एक्वाटिक जो प्लांट हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे? यहीं पाए जाएंगे। तो प्रकाश चाहिए ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, तो यहाँ पर पाए जाएंगे सारे जलीय पौधे फाइटोप्लैंक्टन। तो उनको खाने के लिए क्या आएंगे? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन मतलब जलीय जीव। फिर उनको खाने के लिए नेक्टर आएंगे, नेक्टर मतलब मछलियां। तो पूरा पूरा हमारा एक बायोडाइवर्सिटी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यानी इनका इकोसिस्टम सिग्निफिकेंस। हाँ, दूसरी बात, नदियां आएंगी बहाकर तो सारा यहीं पर जमा कर देंगे अपना कूड़ा करकट कचरा। दूसरी तरफ सागर भी क्या होगा? कुछ लाएगी, यहाँ पर लाएगी। यानी जो मिनरल्स हैं, मरीन मिनरल्स हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो यहाँ भी मिल सकते हैं और यहाँ भी मिल सकते हैं, लेकिन इतने 6000 मीटर गहराई पे जाके निकालोगे, मर जाओगे, दब जाओगे वाटर के प्रेशर से। अभी कुछ लोग टाइटैनिक का मलबा ढूंढने गए थे, चलो कुछ 38 मतलब कुछ अमीर लोग गए थे, चलो डूबे हुए टाइटैनिक को देख के आते हैं, डूब गए, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है। वो जो जिस जहाज से गए थे वो इतना अच्छे तरीके से उसे जो है रजिस्ट नहीं कर पाया और उन सभी की मौत हुई। उसमें पाकिस्तान का एक बहुत अमीर आदमी भी गया था। पहले तो जानकर खुशी हुई पाकिस्तान में अमीर लोग हैं। आपको क्या लगता है? वहां दो ही लोग हैं, या तो एकदम गरीब है या तो एकदम अमीर है। सब अपना बंदोबस्त कर लेते हैं सत्ता में आते हैं तो, इसलिए कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है पाकिस्तान में। उसका कारण है कि इनस्टेबिलिटी, इतने इंस्टेबिलिटी का कारण क्या है? फंडामेंटलिज्म, कट्टरता। जब से वो देश बना है कट्टरता फैलाया जा रहा है कि हमारी तरह सोचोगे तो यहाँ रहोगे, नहीं तो तुमको मार डालेंगे। और भारत ने कहा नहीं, सब लोगों का देश है ये। केवल एक कम्युनिटी जिसके 40 लोग भी है, उसका भी उतना ही बड़ा ये उसका देश है। ये भारतीयता है। हम लोगों में भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन अगर हम करने लगेंगे तो फिर क्या होगा?
हम भी लड़ने लगेंगे। जब लड़ेंगे तो कोई निवेश करने आएगा यहाँ पे। चलिए हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि एक देश में हम तुमको भेजते हैं जहां पे डेली आप 5 करोड़ रुपया महीना कमा सकते हैं, मतलब डेली नहीं, 5 करोड़ रुपया महीना कमा सकते हैं। यू कैन अर्न 5 करोड़ एवरी मंथ, बट वी कैन नॉट गारंटी यू अबाउट द सिक्योरिटी। जाओगे? कहीं भाड़ में जाम या भीख मांग के खा ले ना, अपन इधर ही रहेगा, भीख मांग लेगा लेकिन उधर ही नहीं जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। यही कारण है कि जो इस्लामिक देश भी इतने सारे हैं, उन्होंने भी चंदा देना बंद कर दिया पाकिस्तान को। वहां निवेश का मतलब चंदा ही होता है, ठीक है? हाँ, को अट्रैक्टमेंट नहीं आएगा। भारत में निवेश इतना क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। कभी भी सत्ता मिलिट्री ने नहीं हथियाई यहाँ पे। पाकिस्तान में कब मिलिट्री कूप कर दे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो एक निवेशक, एक इन्वेस्टर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि निर्णय लेने वाले लोग वहां की जनता और वहां जनता से चुने हुए लोग हों। इसलिए जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उनकी तरक्की करने के चांसेस क्या है? ज्यादा है आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इलेक्शन खत्म करके डिक्टेट कर देना चाहिए। जो ये बोलते हैं ना, उनको इसके लिए भी जो है पूछ के जाना पड़ेगा। डिक्टेटरशिप कभी भी अच्छी नहीं होती। डेमोक्रेसी में लाख बुराई क्यों ना हो, लाख बुराई, लाख समस्या क्यों ना हो, लेकिन बेहतर अभी भी यही है। नहीं, नॉर्थ कोरिया जानते हो ना, किम योंग, हाँ, उसके सारे कहानी सुनने में आती है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। नदियां अपना पूरा डिपॉजिट छोड़ रही हैं, सागर का भी डिपॉजिट आएगा, तो यहाँ भी मिनरल्स भी आएंगे, टाइट्स वगैरह भी सारा अपना लेकर आएगी मटेरियल, यानी अब मिनरल वाला मामला यही भी आ गया। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस यहाँ देखने को मिल रहा है? टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, अभी लिखेंगे लेकिन समझा रहे हैं हम आपको लिंक करके। कुछ भी याद करने की जरूरत है क्या? अब इसको आपको वहां रट्टा मार के लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप लिख लोगे, खेल, ठीक है? टूरिज्म के बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद इकोनॉमिक कैसे? मरीन मिनरल्स मिलेंगे। चौथा क्या? इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी, कई सारे आएंगे। अभी एक और रह गया, जब नदियां अपने साथ पूरा डिपॉजिट लेकर आएंगे तो उनके साथ क्या होंगे? फॉसिल्स होंगे, मरे हुए जीव जंतु होंगे ना, नीचे दबते चले जाएंगे, जब दब जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए जाके देखिए जितने भी पेट्रोलियम रिजर्व पाए जाते हैं सब मग्न तटों पर पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। तो एनर्जी के लिए भी हो गया मामला। तो 5 आपने सिग्निफिकेंस दे दिए, एग्जामिनर घायल हो जाएगा इतने में, पूरा नंबर देके चल देगा। कठिन था, केवल लिंक करना था बस, है कि नहीं? अच्छा लग रहा होगा ना? बहुत अच्छा लग रहा होगा। आइए और अच्छा लगा देते हैं फिर। तो वो सिग्निफिकेंस तो बाद में 2-3 फैक्ट और है, देखते हैं। तो अगर हम कुछ इनकी जो वाइडनेस होती है, यानी इनकी चौड़ाई होती है, वो क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग जगह वेरी करती है। कुछ महासागरों में ये ज्यादा चौड़े हैं, कुछ महासागरों में कम चौड़े हैं, ठीक है? तो अगर इनका एरिया अगर हम बात करें, ठीक है, ये पूरे महासागरों में कितने हैं? लगभग 7% के आसपास हैं, 6 से 7% के आसपास है। जितने ओशन है हमारे, जितने ओशन है उसके लगभग 6 से 7% ग्लोबल इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि हम इनका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन किसका? हाँ, जो पढ़ रहे हैं, वैश्विक वितरण, यानी सभी महासागरों में ये कितने हैं? तो टोटल महासागर को अगर हम एक यूनिट माने तो ये कितने हैं? 6.7 है, आई थिंक अप्रोक्स 7% है। तो अगर मैं लेट मी कंफर्म, साढ़े 7%, मैंने कि 6 से 7% है ना। इनका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 7.5%, ठीक है? ये डेटा है एक, ठीक है? 7% है। मतलब अगर अटलांटिक और पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक, इन सबको मिला दिया जाए और उनको सबको हम 100 ग्राम मान ले, तो उन 100 ग्राम में 7.5 ग्राम क्या होगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलो। आगे की बात करें, अगला एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनकी जो वाइडनेस होती है,
वाइडनेस यानी चौड़ाई, तो क्या करती है वो वेरी करती है, क्या करती है ये वेरीज है, वेरीड है। वेरीड का मतलब होती है असमतन है या असमान है। असमान मतलब कहीं पर ज्यादा चौड़े हैं और कहीं पर कम चौड़े हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम दे एग्जांपल, भारत की ही बात कर रहे हैं, हमारा एक वेस्ट कोस्ट है और एक ईस्ट कोस्ट है कि नहीं? ये हमारा जो है जल्दी से हमको पेनिनसुलर इंडिया बनाना था, बना दिए, बना ना? तो ये यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है, ये कोस्ट है, तो ये आपका क्या है, ये वेस्ट कोस्ट है ना। वेस्ट कोस्ट का मतलब क्या होगा, पश्चिमी तट, और ये आपका क्या है, ईस्ट कोस्ट। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर देखेंगे, हम लोग भी मैप में देखेंगे, तो आपका जो वेस्ट कोस्ट है ना, वेस्ट कोस्ट पर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं है आपका मग्न तट, यहां पर वाइड कम है, और जबकि यहां पर क्या है, ज्यादा वाइड है। तो एग्जाम में अगर आप पूछ लिया जाए, एक स्टेटमेंट देता है ट्रू एंड फॉल्स में, समझ में आ रहा है कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ फाउंड ऑन ईस्टर्न कोड इज वाइडर देन वेस्टर्न कोड। सही है, वाइडर है ना, देखो वाइडर है ना। अगर देखना चाहते हो मैप में तो लो देखो, आ जाओ चाचा। ये आपको मैप दिख रहा है। आप अगर यहां पर देखें तो ये व्हाइट दिख रहा है कुछ, हाँ, ये जो व्हाइटिश दिख रहा है ये क्या है, ये शेल्फ ही है। समझ में आ रहा है? अगर आप देखेंगे एट यहां, एक मिनट, आर्कटिक के पास देखेंगे, कहां देखेंगे, आर्कटिक के पास दिख रहा है ये पूरा देखो कितना चौड़ा चौड़ा है यहाँ। तो सर्वाधिक चौड़े कहां आपको मिलेंगे, साइबेरिया के कोस्ट पर। कितना चौड़ा है यहां से लेकर यहां तक, व्हाइट दिख रहा है ना? हाँ, नहीं दिख रहा, महसूस करो। यहां पर देखो, ये यहां दिख रहा है, यहां ज्यादा चौड़ा है, जबकि यहां पे क्या है, कम चौड़ा है। देखो इधर भी कम चौड़ा है, बस इतने पे, मतलब एकदम बाउंड्री लाइन पे, जबकि यहां देखो कितना है, दिख रहा है? हाँ, उसी तरह भारत जब देखोगे तो यहाँ पर कम चौड़ा, यहाँ ज्यादा चौड़ा है, ठीक है, यहां तक है, ठीक है, वो दिख रहा है वो, लेकिन है नहीं, ठीक है। तो क्या है, इनकी चौड़ाई में अंतर है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइडनेस है वो क्या है, वेरी करती है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। तो अब प्रश्न उठता है पहचान कैसा है, तो ऐसे रट्टा थोड़ी ना मारेंगे, हम आपको जुगाड़ दे दें याद करने का, किसका चौड़ा है किसका कम, दे दें। जहां जहां आपको माउंटेन डिस्ट्रीब्यूशन मिले, सुन रहे हैं, जहां जहां माउंटेन डिस्ट्रीब्यूशन मिले, समझ लेना वहां कम चौड़े होंगे। अगर किनारों पर माउंटेन मिला, पक्का समझ लो कम चौड़े, और प्लेन मिला तो ज्यादा चौड़ा होगी। और क्यों, नदी बह रही है, माउंटेन के अच्छे से काटेगी कि प्लेन को काटेगी, तो डिपॉजिट कहाँ ज्यादा होगा, जहां प्लेन के बगल सागर होगा, तो मग्न तट ज्यादा कहाँ बनेगा, सिंपल बात। रटने के आओ देख लेते हैं, यहाँ रॉकीज माउंटेन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ एंडीज माउंटेन है, दिखा, और इधर सब प्लेन है, हरा हरा दिख रहा है ना, हरा मतलब प्लेन और ब्राउन का मतलब होता है माउंटेन। तो माउंटेन है इसलिए कम चौड़े। यहां पे देखो कोई माउंटेन नहीं है, इसलिए, समझ रहे हैं? जहां देखो यहाँ एटलस माउंटेन आ गया, देखो है ये नहीं, शेल्फ गायब हो गया, दिख रहा है? बस एक एक्सेप्शन है बस, भारत में, क्योंकि भारत में पश्चिमी तट पर आपको माउंटेन मिलेंगे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट उतने ऊंचे नहीं है, बस यहाँ ये एक्सेप्शन है, बस ये याद रखना, भारत में ही सारे एक्सेप्शन होंगे ना, ये अपवाद है। समझ में आ गया? तो अब इसके लिए तो आपको माउंटेन भी पढ़ना पड़ेगा, जब अभी माउंटेन पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे अगर मार्जिन में, कॉन्टिनेंट के मार्जिन में माउंटेनस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो वहां पर शेल्फ क्या होंगे, नैरो होंगे, क्या होंगे, नैरो। अगर कोई और चीज पाया गया इररिस्पेक्टिव ऑफ माउंटेन, देन क्या होंगे, वाइडर होंगे। हाँ, आया समझ में? आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है।
हाँ आओ पढ़ाओ फिर। हाँ तो वाइडनेस इनकी क्या होती है बेटा, वेरी करती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, हमारा जो वेस्ट कोस्ट क्या है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ये नैरोअर है, नैरोअर देन दोज ऑफ ईस्ट कोस्ट। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट कम चौड़ा है। ठीक है, समझ में आया? ये केवल एक्सेप्शन है, क्योंकि भले पर्वत है लेकिन कम चौड़ा है। और इसका अगर लॉजिक देखें तो मैं बता रहा हूं कि इफ माउंटेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ज्यादा जो समय लग रहा है इसी में लगेगा, इसके बाद वाले में समय नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, और अभी भी आधा घंटा ब्रेक ले लीजिए, कहते 15 मिनट कर लेना। इफ माउंटेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग कोस्ट, तो क्या होगा, शेल्फ क्या होंगे, शेल्फ क्या होंगे, नैरोअर होंगे। ठीक है, देन शेल्व्स विल बी नैरोअर। हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लेंगे वहां पर कि यदि किनारों पर पर्वतीय वितरण मिलता है तो वहां मग्न तट कम चौड़े होंगे। समझ में आ रहा है? ये पहचान है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में और ये पूरा एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें सर्वाधिक चौड़े, तो मोस्ट एक्सटेंसिव जो है, या मोस्ट एक्सटेंसिव या वाइडेस्ट की बात करें, वाइडेस्ट जो शेल्फ हैं वो कहां पे है, हमने अभी आपको बताया कहां पे है, आर्कटिक में। कहां है, आर्कटिक में है ना, साइबेरिया कोस्ट। कहां पे है, साइबेरिया कोस्ट। हाँ, बड़ा फोन आता है तुम लोग का, बता दो कभी यहां छूटे नहीं हो। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत हंसी मजाक करता हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगता है? तो लगने दो। ठीक है, इससे सही रहता है ना, क्लास लाइट मोड में सही रहता है। नहीं तुम लोग का वैसे भी नहीं तो मुंह से झाग निकल आता है पढ़ते पढ़ते। हाँ, तो मोस्ट एक्सटेंसिव या वाइडेस्ट जो है उनका एग्जांपल क्या है, साइबेरियन कोस्ट। हाँ मालूम है, 1300 किलोमीटर की है, 1300 किलोमीटर तक का वो है। अब प्रश्न उठता है फिर वहां पे बंदरगाह खूब होने चाहिए। सागर है नहीं है, बंदरगाह कहाँ, वो सब जमा हुआ है यार, फ्रीजिड जोन है ना वो। अब आया समझ में? तो हमारे लिए इकोनॉमिकली उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है, हमें वो आइस को काटना पड़ेगा। और ऐसे स्टोन कटर्स अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं जहाजों में आफ्टर द डिमाइस ऑफ टाइटैनिक। समझ में आ रहा है? आपदा जन्म देती है नए खोज के लिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से ये पूरा फीचर देख लेते हैं। हाँ बच्चा, सर आपने बोला इंडिया एक्सेप्शन है। हाँ, तो सर मतलब आपने ऐसा बताया कि जिस तरफ माउंटेन रहते हैं उस तरफ नॉर्मली शेल्फ जो है नैरो होती है। नैरो होता है। हाँ। तो फिर एक्सेप्शन किससे हुआ? आप तो बता रहे कि इंडिया का वेस्ट कोस्ट नैरो ही है। हाँ, गूगल में तो वाइड बता रहा है कि इधर का वाइड है पूरा। किसका? वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट वाइडर है? शेल्फ कॉन्टिनेंट का शेल्फ। नहीं वाइडर ने कहा, गूगल दिखाओ। अभी आप यहाँ पे देखें। हाँ, एक्सेप्शन कैसे पूरा उल्टा, वो एक्सेप्शन भी बना चाहिए ना। हाँ, अच्छा, हाँ एक्सेप्शन है, उल्टा हो गया। थोड़ा सा वापस आते हैं। ठीक है, वो ऐसे भी आ जाता। अभी हम जब वो बात करते बंदरगाहों की बात करें, ये थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप लोगों ने बनाया तो नहीं इसको, नहीं, बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत टैलेंटेड लोग हो। और जो टैलेंटेड नहीं उसने थैंक यू बोला। अरे नहीं यार, तुम टैलेंटेड हो कि मुंह में धागा डाल के नाक से निकाल लेते हो। देखिए,
फिर से देख लेते हैं। तो हमारा जो शेल्फ है यहाँ वेस्ट में ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। हाँ, इसीलिए एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स हैं, आपका पूरा वेस्ट घाट है ना, ऊंचे हैं ईस्ट घाट की तुलना में, तो यहाँ पर चौड़े नहीं होने चाहिए आइडियली नियम के अनुसार, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है। समझ में आ रहा है? और यही कारण है सबसे ज्यादा आपको नेचुरल बंदरगाह कहाँ मिलते हैं? वेस्ट कोस्ट में मिलते हैं ना। यहाँ मुंबई, यहाँ कांडला, यहाँ गोवा के पास, यहाँ मंगलौर के पास, यहाँ केरल में इतने मिलते, उधर उतने नहीं मिलते। उधर हमको बनाना पड़ता है। चेन्नई आर्टिफिशियल है, पारादीप वगैरह है थोड़ा सा नेचुरल, लेकिन यहाँ नेचुरल पोर्ट ज्यादा है। कारण समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे चौड़े मांगने तट है, यहाँ पे वाइडर क्या है हमारे शेल्फ है। दूसरी बात, जो आप जितना खूबसूरत बीच बताओ, भारत के जितने भी बीच बताओ, इधर कम बीच है, इधर ज्यादा बीच है, ठीक है। भारत का सबसे खूबसूरत बीच कौन सा? कोल्लम बीच, त्रिवेंद्रम। कभी जाइएगा सिलेक्शन के बाद छुट्टी मनाने किसी और के साथ। का है शादी ब्याह नहीं करोगे क्या? कह रहे सर उसकी जाने के लिए शादी क्या जरूरत है, वो तो ऐसे हम बोल देंगे चल देंगे। वो भाई सबका अपना अपना जो है पहुंच है। तो ये समझ में आ गया। तो ये आपका जो है क्या है, ये नैरोअर है, उल्टा हो गया थोड़ा बच्चा, हाँ इसको कवर कर लीजिएगा। और ये अच्छा याद है, थैंक यू, याद दिलाया तुमने, ठीक है। वाइडर है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। आया समझ में? हाँ हाँ। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन टुवर्ड्स सी, पहला फैक्ट। दूसरा, मोस्टली दीज आर सबमर्ज्ड, यानी कि साधारणतः निमग्न है, जल में डूबे हुए भाग है। स्लोप इनका क्या है? जेंटल है, 1 से 3 डिग्री तक, यानी ढाल बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होगी, ढाल तीव्र नहीं होगी, मंद ढाल होगी। डेप्थ इनकी औसत रूप से कितनी होती है? 200 मीटर तक होती है, अप टू 200 मीटर। और इनका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन एमंग ऑल ओशन कितना है? 7.5%, ठीक है। और ये इनकी चौड़ाई क्या होता है? वेरीड करती है, कहीं ज्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जैसे नैरोवर, यहाँ नैरोवर लिखे हैं ना, यहाँ वाइडर लिखना चाहिए ना, वाइडर लिखना है इसको। ये क्या होगा? वाइडर होगा, वाइडर देन दोज ऑफ ईस्ट कोस्ट। और इफ माउंटेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या अगर किनारों पर, मार्जिन पर माउंटेन्स मिलते हैं, तो कोस्ट क्या होगा, मतलब जो तो आपका जो क्या कहते हैं शेल्फ होंगे, वो नैरोअर होंगे। क्या होंगे? नैरोअर होंगे, ठीक है। मोस्ट एक्सटेंसिव और वाइडेस्ट जो होता है साइबेरियन कोस्ट है। लेकिन अगर हम चारों महासागरों में बात करें, सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो अटलांटिक में है। एरिया की बात करें, एरिया वाइज सबसे ज्यादा कहां पे है? लिख लो जो लोग लिख रहे हैं। एरिया वाइज हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एरिया वाइज हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया वाइज, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी महासागरों में मग्न तटों का सर्वाधिक वितरण इन अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है। आया समझ में? और सिग्निफिकेंस अब देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस यानी महत्व किसका? तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या होगा? बोलो। सबसे पहले इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। देखो क्या होता है, जब भी आपसे पूछा जाए, सिर्फ यही की नहीं बात कर रहे हैं, कभी भी मेंस आंसर राइटिंग में किसी भी सब्जेक्ट का जब सिग्निफिकेंस आपसे पूछा जाए तो उसको 4-5 भागों में बांट दो। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, एथिकल, ये सब देखो। अब ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पॉलिटिकल तो कुछ खास होगा नहीं, ठीक है। तो मोस्टली क्या होगा? इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फिर देखेंगे, ठीक है, हाँ कि ना? सिग्निफिकेंस, ठीक है। अभी रुक जाइए, पहले ये देखेंगे, यानी आर्थिक, क्या बोलेंगे बच्चा? आर्थिक महत्व। जो मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये इसी पे लिखना है आपको। तो आपको कैसे, आपको बता दें ये वाला क्वेश्चन कैसे। सबसे पहले आप 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन देंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होते क्या है, फिर उनका सिग्निफिकेंस लिखना शुरू करेंगे। और 150 अगर वर्ड लिखा है, कोशिश करिए 120-130 तक निपटाने की,
इतने का ही स्कोप है आपको यूपीएससी में। इतना टाइम होता नहीं कि आप 150 वाले में चलो खूब बढ़िया एग्जामिनर को लिख के खुश कर देते हैं 200 शब्द, तो लिखोगे कितना 12 मिनट में, तो पता लगा 2 घंटे आपके 10 क्वेश्चन लग गए और अभी 250 250 वाला 10 बाकी है। समझ में आया? 6 मिनट के अंदर 7 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है कौन सा 10 मार्कर, और आपको 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करना होता है। मैंने जो बनाया है आप लोग भी चाहे देखो, जब आप खुद प्रैक्टिस करो तब आएगा। पहली बात तो लिखना सीखो भाई, 4-6 महीने लिखने, 2-3 महीने लिखने में आपको जो है समझ में आएगा कि कंटेंट कैसे डिलीवर किया जाता है। फिर आप कंटेंट बनाना सीखो, मतलब इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए। लिखना आ गया, पढ़े है ही नहीं है तो क्या डेटा डालोगे? आलू का चलो बेटा कहाँ गए थे, है कि नहीं? तो यानी कि आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए, आपके पास डिलीवरी का तरीका होना चाहिए और इफेक्टिव डिलीवरी होनी चाहिए, यानी कि समय के साथ विद इन कंस्टेंट टाइम फ्रेम, कंस्टेंट टाइम फ्रेम में लिखना है, वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर हम बात करें आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहे हैं थोड़ा सा, कि जो ना 20 क्वेश्चंस हैं ना, इसमें क्या होते हैं, एक 10 मार्कर होते हैं यानी 150 वर्ड। अभी पिछले 3-4 सालों से यही चल रहा है, नहीं तो एक समय ऐसा भी आया था जीएस 1 में क्या होता था 200 वर्ड्स लिखने होते थे, 25 क्वेश्चन। जब मैंने दिया था तब यही था। पहले दिन खूब जोश में थे, समझे, बहुत जोश में थे कि यस मेंस लिखने जा रहे हैं यार, आई एम द क्रीमेस्ट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, है कि नहीं? जो मैं प्री निकाला, क्योंकि 12,000 लोग पूरे देश भर में निकाले थे, उनमें से आई वॉज एमंग देम, तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा प्राउड फील होता ही है, लेकिन वो आधे घंटे में पंचर हो गए वहीं पर। और मैं ही नहीं, सबकी होती है स्थिति खराब। 2 घंटे बीत गए और अभी 10 क्वेश्चन बाकी है, ये प्रेशर होता है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, इस वजह तो यहाँ मार्कर पढ़ा रहा हूँ। सही से प्रैक्टिस किया होता तो आज आपको कोई और ज्योग्राफी पढ़ा रहा होता है, और कुछ लोग करें भले हुआ, अच्छा हुआ। तो 10 मार्कर के बाद फिर आ जाएगा आपका 15 मार्कर। ये कितने होते हैं 250 वर्ड्स, ठीक है? तो ये कितने क्वेश्चन होंगे 10, ये भी कितने होंगे 10, 10 क्वेश्चन ईच होंगे। समझ में आ रहा है, हाँ कि ना? तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि आप 8 मिनट ले सकते हैं, यहां पर कितना ले सकते हैं, 8 मिनट ले सकते हैं, गुणे 10 क्वेश्चन, तो 80 मिनट हो गया। हाँ 80 मिनट हो गया, और यहां 12 मिनट ले सकते हैं। अब कितना हो गया, कहा तुम आ रहे हो, ठीक है 12 मिनट, तो आ गया ना 180 मिनट। और मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जितने भी टॉपर रहे हैं भारत में, दुनिया की बात छोड़ो, भारत में 20 क्वेश्चन ऐसा कभी होगा नहीं कि 20 के 20 आपको परफेक्टली आ रहे हैं। 15-16 आपके पास ऐसे होंगे जिसका आंसर आपको पक्का पता होगा, और उसमें इतना आपने टेस्ट सीरीज अगर दिया है तो आप लिख ले जाओगे, लेकिन वो जो 3-4 क्वेश्चन उसको बना के लिखना होता है। तो इसमें करना क्या होता है कि चाहे तो आप 8 क्वेश्चन यहाँ 9 मिनट ले सकते हो, क्योंकि जो अच्छे से बता है उसको 9 मिनट लिखो, और जो 2 कम पता है उसमें फ्लो चार्ट ओ चार्ट बता के फिगर उगर बना के चल दो, क्योंकि 10 में से 3 नंबर तब भी दे देगा टाइम तो। हाँ अगर फ्लो चार्ट अच्छे से सारा इंफॉर्मेशन, गागर में सागर, मान लीजिए उसको 5 पॉइंट लिखना था और आपने 5 पॉइंट लिख लिया 50 ही शब्द में, तो आंसर नहीं कटे, मार्क्स नहीं कटेगा। उसने लिखा है 150 तक में आंसर देना और आपने 100 में ही पूरा आंसर लिख दिया, तो कमाल की बात हुई ना। तो आपको क्या लग रहा है, तो जाके आज लिखने की कोशिश करिएगा, जो आपने पढ़ा 2-3 बार पढ़ के फिर लिखने की कोशिश करें, जानो ये 150 वर्ड कितने मिनट में लिख पाओगे, 12 मिनट में, 12 मिनट में लिख पाओगे। लिख के देखना, तो स्पीड भी लानी है, क्या लानी है बच्चा, स्पीड। तो आपके लिए यही आइडियल होना चाहिए, यही आपका ट्रेडमार्क होना चाहिए, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आदर्श स्थिति यही है कि 8 मिनट में मैं सारे 150 वर्ड्स लिखूंगा और 12 मिनट के अंदर सारे मैं 250 वर्ड लिखूंगा। समझ में आ रहा? और आदर्श तभी हो पाएगा जब 150 वाले को 130 में समेटने की औकात रखते हो या क्षमता रखते हो, और इधर 250 वाले को 210 तक निपटाने की क्षमता रखते हो, 210 220। और कब नेवर ट्राई टू राइट परफेक्ट क्वेश्चन, बेटर क्वेश्चन ओनली।
परफेक्ट लिखने जाओगे तो परफेक्ट आ जाओगे, एक बार भी नहीं बनेगा परफेक्ट आंसर, क्योंकि 50% में लोग टॉप कर जा रहे हैं, इसका मतलब परफेक्ट आंसर नहीं लिख रहे हैं ना, एवरेज आंसर लिखा जा रहा है। जो एवरेज आंसर लिखा जा रहा है वो औरों से बेटर होना चाहिए बस, कि बाकी लोग तो एकदम ही घटिया लिख रहे हैं। क्यों? वो हमारे जैसे लोग हो जाते हैं कि पहली बार जोश में थे, अब ये होश में हो गए हैं। जब एक दो बार आपका मेंस नहीं निकलता ना, तो यही होता है, डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन हम डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। हम क्यों जाए भाई डिप्रेशन? नहीं बना, अगर यूपीएससी निकला तो राष्ट्रपति बनेंगे। कॉन्फिडेंस ऊपर होना चाहिए। कैसे बात कर रहे हो? और राष्ट्रपति से राष्ट्र हटा दो, वो तो बन ही चुके हैं ना, पति बन चुके हैं, राष्ट्र लगा देंगे। भाई अब्राहम लिंकन म्यूनिसिपालिटी के ढेर सारे चुनाव आ रहा था राष्ट्रपति बनने से पहले। कलाम साहब पायलट नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी दिलों में है ना, लोगों के दिलों में उड़ रहे हैं लोगों के। तो कभी भी अपने लक्ष्य को लेकर इतना पागलपन मत करिएगा कि आप जिंदगी ही खत्म कर बैठो। जिंदगी हर चीज से ऊपर है। यूपीएससी आपका टूल होना चाहिए। यूपीएससी शुड नॉट बी योर लाइफ गोल, इट्स अ पार्ट टू अचीव समथिंग एल्स। इसे टूल की तरह इस्तेमाल करिए, समझ आया? हाँ, कह रहे तो सर हम पहले से ही सोच रहे हैं, निकले नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए तो कम पढ़ते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पढ़ना है। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के बाद क्या होगा? इसका क्या होगा? एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस ना, बोलो इन्वायरमेंटल। यही दो सिग्निफिकेंस में मैं सारा निकाल दूंगा। ठीक है, एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरणीय महत्व। अच्छा, ये डेवलप कैसे होते हैं? हमने आपको बता दिया था, अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये डिपोजिशन प्रोसेस से डेवलप होते हैं। नदियों का डिपोजिशन आएगा, डिपॉजिट आएगा, वह इकट्ठा होता जाएगा, और सागर का भी डिपॉजिट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ ओशन एज वेल एज रिवर, उसी से ये बनते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिपॉजिट्स आएंगे उतने ही ज्यादा इनके चौड़े होने, वाइड होने के चांसेस रहेंगे। ये तो मैंने बता भी दिया था ना अभी। हाँ, तो इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखते हैं फटाक से, देख लिया जाए। सबसे पहला, इसको और छोटा कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा? सबसे पहले रिसोर्स ना, इसमें क्या आएगा? रिसोर्स, संसाधन, समुद्री संसाधन आपको मोस्टली यहीं मिलेंगे, रिसोर्स प्राप्त होंगे। कौन कौन से रिसोर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे? बोल दो ना जरा। मिनरल्स मिलेंगे। मैंने ये कीवर्ड लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? आप अपने शब्द में बना सकते हैं कि मोस्टली मरीन मिनरल्स आर फाउंड इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मैंने लिख दिया रिसोर्स कौन कौन से। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस ना, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस signified itself that these are very economical significant। ठीक है, तो पहला रिसोर्स ये मिला। दूसरा रिसोर्स मिनरल्स के अलावा क्या मिलेगा आपको? हाँ, फॉसिल फ्यूल। क्या मिलेगा? फॉसिल फ्यूल यही मिलेगा। पेट्रोलियम रिजर्व, हाँ कि ना? बोलो। आप देख लीजिए, मुंबई हाई, अंकलेश्वर, ये सब क्या है? जानते हैं ना, मुंबई हाई, अंकलेश्वर क्या है? पेट्रोलियम रिजर्व है ना। क्यों है? शेल्फ है, शेल्फ है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल, मिनरल, और कौन सा रिसोर्स यहाँ पे मिल सकता है आपको? हाँ, और बायोटिक रिसोर्स, मछलियां वगैरह भाई, बायोटिक रिसोर्स। ठीक है, अच्छा हिंदी में इसको मिनरल्स को क्या बोलते हैं? खनिज। तो खनिज संसाधन आपको यहाँ मिलेंगे। फॉसिल फ्यूल का मतलब जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता होगी। बायोटिक रिसोर्स का मतलब होता है जैविक संसाधन, मछलियां वगैरह, हाँ कि ना? मिला? तो इस तरह से देखो क्या होता है। याद, जब ये याद करना आसान है ना, याद कर लो, अपने आप शब्द भर लेता है आपका मस्तिष्क। टेंशन मत लो, जितना रीडिंग करते जाओगे आप शब्दों का चयन थोड़ा और अच्छा कर पाओगे। बस कुछ ना कुछ लिख लोगे, लेकिन जितना रीडिंग करेंगे, हाउ मच यू रीड, यू विल गेट मोर एफिशिएंट वर्ड्स, इफेक्टिव वर्ड्स, है कि नहीं?
अब जैसे कि अगर आपको बात करें, जैसे पॉलिटी में आपको लिखना है कि भारत के अंदर जो इस समय संवैधानिक नैतिकता है उसका पराभाव हो गया है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स है वो धीरे धीरे डाउनवर्ड मूव कर रहा है। देख लो संसद में भाषण कैसे दिया जा रहा है ना। तो इसको अगर एक शब्द में लिखना होगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो इथोस है वो डाउन हुआ है। इथोस लिख दो, खत्म कहानी। अब इसका हिंदी हमको नहीं पता, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैवी वर्ड्स होते हैं जो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस लिख दिया, पूरा एक लाइन का खा लिया। इसलिए क्या होते हैं, इसे बोलते हैं स्मार्ट आंसर राइटिंग। ये कब आएगी, जब रीड ज्यादा करोगे, न्यूज़पेपर ज्यादा, अच्छे अच्छे वर्ड्स वहां से मिलेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग पहले चरण में, वो तीसरा चरण है, पहले चरण में इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, दूसरे चरण में उसी इंफॉर्मेशन को लिखना होता है, तीसरा फिर जाके वो इफेक्टिवनेस, वो शार्पनेस, वो जो है क्या कहते हैं कि साउंडनेस आएगी, ठीक है। तो कौन 3 रिसोर्स मिले आपको, कौन कौन, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल और ये। इनसे हमें क्या मिलेगा, मिनरल का इस्तेमाल हम कर लेंगे, फॉसिल फ्यूल हमारे लिए एनर्जी का सोर्स बनेगी और एनर्जेटिक रिसोर्स, और ये और एक और है यहाँ ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट आएगा, हाँ कि ना, ये भी आर्थिक में ही आएगा कि नहीं, यानी परिवहन के लिए उपयुक्त होंगी। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर मरीन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, अगर जितना वाइड आपको मिलेगा क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उतना ही बढ़िया तरीके का हार्बर बनेगा। तो ये क्या करता है, इट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ क्या, हार्बर, हार्बर्स या पोर्ट डेवलपमेंट होगा, हाँ कि ना। मन्न तटों पर ही क्या होता है, बंदरगाहों का विकास। तो हिंदी में क्या आ जाएगा, ये बंदरगाहों का विकास, हाँ कि ना, बोलो। अच्छा लिखा दे क्या, जैसे आप चाह रहे हो कि ऐसे समझ में आ रहा है, आ रहा ना, एक बार लिखने की कोशिश करें, हो जाएगा। दिल्ली में ऐसे पढ़ाते हैं, वो नहीं कि कथा कहानी कथा लिखा दें, हम दिल्ली में रहे, हम जानते हैं, ठीक है, कि पता लगा पूरा लिखा दे, नहीं, आपको हमने कीवर्ड दे दिया, समझा दिया, इंटरलिंक कर दिया, अब लिखने का काम आपका है, ठीक है। और लिख लोगे, 100% लिख लो। ट्रांसपोर्ट के बाद तीसरा जो है टूरिज्म, हाँ कि ना, टूरिज्म यानी पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी मैं बताऊंगा कैसे मेंस में इसका आंसर लिखेंगे, इसका इस्तेमाल करके। पर्यटन जैसे क्या होगा, बीच डेवलप हुए सुंदर सुंदर, हाँ, बीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुलिन, हालांकि हिंदी है लिख देना, हिंदी में ही बीच लिख देना, हिंदी मीडियम वालों, पुलिन लिख दोगे, पता लगा एग्जामिनर वो उसको पुलिन ना पता हो तो तुम्हारा कुलिन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बीच डेवलपमेंट होगा, हाँ कि ना, सुंदर सुंदर बीच बनेंगे यहाँ पर, जिस वजह से क्या होगा, टूरिज्म को भी फायदा होगा, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल महत्व क्या होगा, रिच इन बायोडायवर्सिटी, रिच इन बायोडायवर्सिटी होगा, हाँ कि ना। इसका मतलब जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, जैव विविधता से समृद्ध होंगी। क्यों भाई, क्यों समृद्ध होगी, अभी हमने बताया था, इसका कारण भी देख लेते हैं फटाफट। कहीं पर कुछ नहीं रट्टा मारना है। अच्छा ईमानदारी बताओ, ये सब अब रटना है आपको, नहीं ना, सिंपल सी बात है। कौन है कह रहा रटना है, जिसको रटना है जाए पटना, ठीक है। रिच इन बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता से समृद्ध होगी। क्यों, अगर हम बात करें वाई, तो उस वाई को देख लेते हैं, ठीक है। इस वाई को देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात क्या होगा, सनलाइट पेनेट्रेशन, यही होगा, हाँ कि ना, सनलाइट पेनेट्रेशन यानी सौर तप की प्राप्ति, सौर तप की प्राप्ति, सौर तप नहीं, सौर प्रकाश ना, तप नहीं है, प्रकाश होगा, सौर प्रकाश की प्राप्ति होगी यहीं पर, क्योंकि ज्यादा गहरा है नहीं, तो यहाँ पेनेट्रेट आसानी से हो जाएगा, हाँ कि ना। सनलाइट पेनेट्रेशन होगा, जब सनलाइट पेनेट्रेशन होता है तो क्या होगा, ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन होगा। फाइटोप्लैंक्टन को क्या बोलते हैं हिंदी में, पादप प्लवक, क्या, पादप प्लवक,
प्लवक मतलब समझ रहे हैं, प्लैंटन यानी पादप का मतलब पौधा, और प्लवक का मतलब होता है जो फ्लोट कर रहे होते हैं। देखो दो चीज होता है, एक स्विमर होते हैं, एक फ्लोटर होते हैं। फ्लोटर मतलब गेंद फेंक दो तो गेंद तैर थोड़ी नहीं रहा, तिर रहा है। एक होता तिरना और एक होता तैरना। तिरना मतलब हम चले गए और पानी हमको बहा कर ले जा रही है, तो दैट इज समथिंग फ्लोटिंग। और हम ऐसे छपर छपर करके खुद तैर रहे हैं, तो दैट इज स्विमिंग। प्लवन, उत्प्लावन बल पढ़े हो ना बचपन में फिजिक्स में, बायोन्सी फोर्स। क्या था उत्प्लावन बल? कि जब हम क्या होते हैं, कोई चीज वस्तु जब डालते हैं तो क्या होता है वो सरफेस पर, तो जितना ऊपर होती है थोड़ा सा नीचे भी होती है, और वो जिस बल से ऊपर की ओर आ रही होती है उसी को क्या बोलते हैं, यानी कि जब हम कोई वस्तु डालते हैं तो क्या नीचे से क्या होता है, वाटर सरफेस फोर्स लगाता है, उसे बायोन्सी फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। और इससे संबंधित आर्किमिडीज ने एक लॉ दिया था, एक सिद्धांत दिया था कि जब कोई वस्तु पूरी आंशिक रूप से द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, उसका वेट लूज हो जाता है, और ये भार कितना कम होता है, जितना उसका द्वारा हटाया गया बल होता है। समझ में आ रहा है? हटाया गया भार के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज लॉ, कहाँ हम फिजिक्स में चले गए, इधर है। तो प्लैंकटन का मतलब होता है, समझ में आया, जो तिर रहा है, पौधा जो तिर रहा है। पौधा अपने आप छपर छपर करके नहीं तैरेगा, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन हुआ, हाँ, क्योंकि इनको प्रकाश मिल जाएगा, प्रकाश में पनप जाएंगे, हाँ ना, पौधे प्रकाश में पनपते हैं। आगे और क्या होगा, जब यही है तो इनको खाने के लिए कौन आएंगे बताइए? मछली नहीं आएंगे, जू प्लैंक्टन आएंगे। क्या आएंगे? तो यहां पर फिर क्या होगा, यहीं पर क्या होगा, ग्रोथ ऑफ जू प्लैंक्टन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ क्या होगा, जू प्लैंक्टन, यानी कि इनको तरणक बोलते हैं, तो तरणक नहीं बोलते हैं, जंतु प्लवक। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो तैरते नहीं है, वहीं तिरते रहते हैं। समझ में आया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कहाँ, सागर के अंदर, कोरल्स वगैरह। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ग्रोथ ऑफ जू प्लैंक्टन होगा, इनको खाने के लिए वहीं डेवलप हो जाएंगे, हाँ कि ना। और जब ये भी है और ये भी है, कुछ वेजिटेरियन मछली भी होती है, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वेजिटेरियन के लिए भी यहाँ भोजन है, नॉन वेजिटेरियन के लिए यहाँ है, तो वो आएंगे यहाँ ना। तो यहीं पर क्या हो जाएगा फिर, ग्रोथ ऑफ नेक्टर्स, उनको क्या बोलते हैं, मरीन इकोसिस्टम। जब पढ़ेंगे तो मरीन इकोसिस्टम में चार लोग, मतलब 3 लोग होते हैं, प्लैंक्टन्स होते हैं, नेक्टर होते हैं और बेंथोज होते हैं। प्लैंक्टन जो ऊपर सरफेस पर क्या होते हैं, तिरते रहते हैं, और नेक्टर क्या होते हैं, जो तरणक होते हैं। तरणक का मतलब हो जाए जो स्वयं तैरते हैं, जैसे मछली। एग्जाम में पूछ लिया जाए मछलियां किस कैटेगरी में आते हैं, तो दीज आर नेक्टर्स। और जो जमीन में एकदम पड़े रहते हैं, दोज आर बेंथोज। क्या? और जब ये मर जाएंगे ना तो नीचे दब जाएंगे। जैसे ये मरेंगे, इनके जो फॉसिल का इनके जो डेड बॉडीज होंगी वो कहाँ जाएंगे, नीचे तली में बैठेंगे, तो वहां उनको कौन खाएगा, बेंथोस, नितल प्राणी। कितनी सिंपल सी बात है। मरीन इकोसिस्टम का मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया, हाँ कि ना, बोलो। तो मरीन सिस्टम में कितने, 3, कौन कौन, प्लैंक्टन यानी प्लवक, तरणक यानी कि नेक्टर्स, और बेंथोस। समझ में आ रहा है? और ये 2 प्लैंक्टन होंगे, एक पादप, दूसरा जंतु, यानी फाइटो और जू। क्लियर हुआ? तो ये सब क्या है भैया, ये क्या है, बायोडायवर्सिटी है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मरीन जो हमारा लैंड फॉर्म्स होते हैं, जितने भी ओशन रिलीफ होते हैं, सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी कहाँ मिलेगी, यहीं मिलेगी। क्लियर है? हाँ, हो गया। तो ये हमारा क्या था आपका, बन गया। तो सिग्निफिकेंस था, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, कौन कौन से रिसोर्स, मिनरल, फॉसिल और बायोटिक। फिर ट्रांसपोर्टेशन सिग्निफिकेंस में क्या होगा, हार्बर्स और पोर्ट डेवलप होंगे, तो बड़े बड़े यहाँ बंदरगाह बनेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। टूरिज्म के लिए क्यों फायदा होगा, क्योंकि यहाँ बीच डेवलप होंगे। समझ में आया? और इन्वायरमेंटल महत्व क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, बायोडायवर्सिटी से वो रिच होंगे, समृद्ध होंगे। कारण ये है। अब आपको लिखना होगा, अगर 150 शब्द में लिखने को, तो सिंपल सी बात है कि आपको 2 लाइन में पहले से क्या लिखना होगा, इंट्रोडक्शन की। क्या लिखोगे, जैसे कि मैं पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि जैसे कि वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर दी, देखो एक चीज बता दे,
आएगा तो एक ही ना इनमें से, तो बता दे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीफ फीचर, मोस्ट स्ट्राइकिंग, लैंडस्लाइड, तो अच्छे अच्छे हैवी वर्ड मार दो, क्योंकि मैं तो चारों के लिए वही लिखूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाए तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइस पूछा जाए वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेंच पूछा जाए वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस दुनिया भर का, क्योंकि उनमें से एक ही आएगा ना। ये होता है स्मार्टली सोचना। अब पता ना तुमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोच लिया, वो वाले का नहीं बोलोगे, काहे नहीं बोलोगे भाई? तो आप पहला लाइन में बताइए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशन रिलीफ फीचर्स, partly submerged and it's an extension of continent into the sea। क्लियर है? जेंटल स्लोप इतना होता है, बस खत्म। ये इंट्रोडक्शन हो गया। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में पता हो पहला, सबसे पहले लिखो क्या, चाहे हेडिंग डाल दो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के अंदर करा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस मेक्स देम वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर अस। ठीक है? एग्जांपल अवेलेबल, एग्जांपल में लिख दीजिएगा मरीन मतलब मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स यहीं पाए जाते हैं, ये यहीं पाया जाता है। फिर ऐसे धीरे धीरे आप करते हो कि 150 वर्ड हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अगर इसको भी एक्सप्लेन करने चले गए यही गलती हो जाएगी। ट्राई करिएगा आज। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे ज्यादा टाइम इसने लिया, बाकी लोग टाइम नहीं लेंगे। आगे वाले बढ़े, हाँ कि रहने दें? रुक जाओ, रहने नहीं देंगे थोड़ा सा। 5 मिनट में हो जाएगा भाई, कहे तो पूरा टॉपिक खत्म करें। पूरे हाँ ये है। तो अब देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद अगला वाला कौन सा है? कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या है? स्लोप। चलिए आपको नोट्स मिले होंगे, कितने लोगों को नोट्स मिले हैं? कोचिंग से नोट्स नहीं मिले हैं? किताब नहीं मिला है ज्योग्राफी का? मिला है? जाके देखिएगा, उसमें ओशन रिलीफ फीचर में है। ठीक है? तो मैं जो समझा दे रहा हूं आप उसको चाहे तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है? समझा दूं? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वाला मैंने समझा दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला। देखो ये है दूसरा वाला क्या है? ये आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है। लिखा है स्लोप। तो इसकी सबसे पहले विशेषता क्या है? इट इज फाउंड बिटवीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एबिसल प्लेन, उनके बीच में पाया जाता है। हाँ, या शेल्फ और उनके बीच में पाया जाता है। ठीक है? क्या एबिसल प्लेन ना, महासागरीय मैदान के बीच में पाया जाता है। इनका जो स्लोप ग्रेडियंट होता है वो स्टीप होता है। स्टीप मतलब तीव्र ढाल वाले होते हैं। ठीक, और इनकी औसत गहराई 200 मीटर से 4000 मीटर के बीच होती है, और गहरे होंगे। हाँ, इकोनॉमिकली दे आर नॉट मच सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि सूर्य पहुंचेगा ही नहीं, तो पौधा भूल जाओ, जंतु भूल जाओ, तो बायोटिक रिसोर्स भी नहीं मिलेगा। दूसरा बात, जो मिनरल्स हैं, यहाँ जब नदियां आएगी तो यहाँ बह के चली जाएंगी नीचे, यहाँ रुकेंगी? कोई डिपॉजिट यहाँ रुकेगी ना? वो इतना तेज स्लोप है, भाई जाएगी, तो वो भी नहीं रुका लो, तो पेट्रोलियम भी नहीं डेवलप होगा, जानवर भी नहीं, यहाँ जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते, टूरिज्म के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी कुछ नहीं। तो these structures are not much important, not much significant। बस खत्म। इसलिए कभी पूछो भी नहीं जाता। ये जो सिग्निफिकेंट ही नहीं है तो क्यों पूछा जाएगा? आ रहा समझ में? तो इसमें केवल 3-4 चीजें। पहला चीज क्या? इनका स्लोप, मतलब ये क्या है? ये इनके और इनके बीच में पाए जाते हैं। दे आर द ट्रांजिशनल पार्ट, दे आर द ट्रांजिशनल रिलीफ फीचर बिटवीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एबिसल प्लेन। हिंदी में महासागरीय मैदान और महाद्वीपीय मग्न तट के बीच में पाया जाता है। हाँ कि ना? इनका स्लोप क्या होता है? तीव्र होता है। स्लोप इनका ग्रेडियंट क्या होगा? स्टीप होगा। क्या होगा? स्टीप होगा। क्लियर है? नॉट मच सिग्निफिकेंट। ठीक है? और सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? अटलांटिक ओशन में। फिर से कहां पाए जाएंगे? अटलांटिक ओशन में। समझ में आ रहा है? बस हो गया खत्म। इसके बाद क्या आ जाता है? देखो थोड़ा सा आपको ये दिखेगा, ये पूरा सागरीय मैदान, एबिसल प्लेन, मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ ओशन, है कि नहीं? ये महासागर का सबसे विस्तृत भाग है। अब जरा सोचो
अटलांटिक में ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, तो अटलांटिक में ये सबसे ज्यादा थोड़ी ना होगा, ये अटलांटिक में सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि उसका मेजर पोर्शन यही दो कवर कर लिए है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये घट जाएंगे। तो ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा, प्रशांत महासागर में। कहाँ पाया जाएगा, रटने की जरूरत नहीं, लॉजिक है कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाए महासागरीय मैदानों का विस्तार सर्वाधिक किस महासागर में है, एबिसल प्लेन आर मोस्टली या हाईएस्ट extension of highest extension of abyssal plain found in which of the following ocean, तो कहां पे, पैसिफिक में। कहां पाए जाएंगे, पैसिफिक में, ठीक है। ये क्या, इनका स्लोप क्या होता है, जेंटल नहीं, ये पूरी तरह से फ्लैट होता है, प्लेन लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ कि ना, समझ में आया। हाँ, अब इनका सिग्निफिकेंस, तो इकोनॉमिकली दे आर सिग्निफिकेंट, इनमें सभी मरीन ज्यादा सारा बहकर डिपॉजिट यही आएगा, लेकिन वाइबल नहीं है। सिग्निफिकेंट तो है, वाइबल नहीं। वाइबल मतलब समझ रहे हैं कि खर्चीला है, अत्यंत डिफिकल्ट है। कैसे नीचे 6,000 मीटर 8,000 मीटर गहराई पे जाके उसको हम इकोनॉमिक जो अपने रिसोर्सेस है उनको निकालें, उनको ड्रैगिंग आउट करना बड़ा मुश्किल है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसलिए ये भी हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, इनमें कुछ माइनर स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, जैसे आपको बताया यहाँ। अभी ये ध्यान दीजिएगा, चाहे ये क्या है आपका, ये आइलैंड बना, ये पहाड़ी है ना, जब पहाड़ी सरफेस से ऊपर आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, आइलैंड। और जब डूबी रहेगी तो उसको सी माउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दिख रहा है ये सी माउंट। और जब क्या होगा, ये ऊपर से यहाँ फ्लैट होगा, क्या होगा, फ्लैट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, गयोट बोलेंगे, ठीक है। ये सब माइनर स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न उठता कैसे बना ज्वालामुखी, वोल्केनो, ये सब वोल्केनो से बनते हैं। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख भी रहा है ना वोल्केनो बटा, तो ऊपर वाला चीज बाहर आ जाएगा, हाँ कि ना। और एक ये बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज मिड ओशन रिज। होता क्या है समझिए, जब भी ओशन का प्लेट दो भागों में ऐसे हट जाए, अभी प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, स्थल मंडल में। इतने समझ लीजिए, ये जो सागर की प्लेट है ये बीच से अलग होती चली गई, तो जब अलग होगी तो नीचे का जो मैग्मा है हमारे पृथ्वी के नीचे भरा पड़ा, वो सब बाहर आके ऐसे इकट्ठा होता जाएगा, हाँ कि ना, बोलो, इकट्ठा होता जाएगा। तो एक माउंटेनस पूरा हिली स्ट्रक्चर पाया जाएगा। यही जो हिली स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं मिड ओशन रिज, यानी कि कटक। क्या बोलते हैं, ये भी कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी से, वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। वो मैप बनाए थे ना यहीं कहीं, ये दिख रहा है आपको, मिड अटलांटिक ओशन रिज। ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, देखो ये कभी उठा के यहाँ रख दो, यहाँ फिट हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है नीचे क्या होगा, जैसे ये प्लेट थी, दोनों एक दूर के, नीचे से मैग्मा आके बह के क्या हो गया, फैलने लगा, लगातार फैलने लगा। तो सागर के अंदर 14,400 किलोमीटर रिज है अटलांटिक ओशन के अंदर। कितना, 14,000। ये आइसलैंड से शुरू होता है और यहाँ सदर्न ओशन तक फैला है। तो आपसे पूछ लिया जाए दुनिया की सबसे लंबी रिज कहाँ पाई जाती है, अटलांटिक ओशन। कहाँ पाई जाती है, अटलांटिक ओशन में। समझ में आया, रिज यानी कटक। और सिर्फ यही नहीं कटक है, देखो यहाँ मिड, ये क्या हो गया, चलो फिर देखिए, ये देखो दिख रहा है, ये मिड इंडियन रिज लिखा है। क्या लिखा है, मिड इंडियन रिज। ये यहां से लेकर यहां तक एक रिज, यहाँ पर भी प्लेट क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो फिर से वो बना, यहां पर भी देखो ईस्ट पैसिफिक रिज दिख रहा है, हाँ, ये पैसिफिक में पाई जाने वाली रिज है। ये अटलांटिक ओशन में पाए जाने, सबसे लंबी कौन दिख रही है आपको, मालूम है। तभी पता चला कि ये कभी एक हुआ करता था, आज के 225 मिलियन ईयर्स अगो, 250 मिलियन ईयर्स अगो ये एक हुआ करते थे। क्योंकि जिस स्पीड से दूर जा रही है उस स्पीड को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। पता चल गया कभी एकजुट थे। अब पता कैसे चला कि एक साथ थे। यहाँ पर जो वेजिटेबल्स पाए जा रहे हैं, वेजिटेशन पाए जा रहे हैं, जबकि इनकी जलवायु में अंतर है, फिर भी उसके अवशेष यहाँ पर भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहा है। कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया,
कभी एक साथ रहे होंगे। कुछ जीवों के अवशेष यहां पर भी मिल रहे हैं, यहां पर भी मिल रहे हैं, समझ रहे हैं, और इनको उठा के फिट कर दो, फिट हो जा रहे हैं। इसी से पता चल, इसी को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो रिज कब बनेगा? जब दो प्लेट एक दूसरे से क्या होगी, दूर जाएगी, नीचे का मैग्मा ऊपर भर जाएगा। समझ में आया? और ये भरते भरते अगर ऊपर आ जाए तो आइलैंड बन जाएंगे। आया समझ में? बोलो। हाँ, तो ये आपका मिल गया। तो मिड ओशन रिज, वोल्केनिक आइलैंड, गयोट, और क्या कहते हैं कि सी माउंट, ये सब कहां पाए जाएंगे? आपको सब कहां मिलेंगे? एबिसल प्लेन में। ये माइनर स्ट्रक्चर्स हैं, समझ में आ रहा है? और एक स्ट्रक्चर यहां मैंने बताया था कैनियन। कैनियन कैसे? ये जो कहां पाया जाता है? कैनियन पाया जाता है आपका स्लोप में पाया जाता है। जब नदियां क्या होती है, मिनरल्स लेकर आती है, तो बहुत धीरे से जब नीचे से बहते हैं तो उसमें जब कठोर पदार्थ आ जाएंगे तो वो काटते हुए जाएंगे, तो वहां पर एक ऐसे वी शेप्ड वैली बना देंगे। क्या बना देंगे? तो यहाँ देखो घाटी बन जाती है, बस उन्हीं को कैनियन बोलते हैं, ओशन कैनियन बोलते हैं, सागरी कंदराएं बोलती हैं। क्या बोलते हैं? नहीं, कंदरा नहीं, सागरी कैनियन बोलते हैं। ठीक है, सागरी घाटी भी बोलते हैं। समझ में आया? और बाकी ट्रेंच क्या है, ये इसको हम बाद में पढ़ा देंगे ना, ट्रेंच। तो एक काम करिएगा, एबिसल प्लेन और ये पढ़ के आइएगा। समझा दिया है मैंने सब कुछ, वो नोट्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर फिर भी आप कहोगे तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा है, घर जाना भी है। आई थिंक समझ में आया होगा। ऐसा तो नहीं लगा कि अब पुरानी क्लास, अगर ऐसा कोई तो हुआ नहीं कि एकदम से सब कुछ समझाया मैंने, एक चीज लिंक करके जहां जरूरत है, बोलबे नहीं करते हैं।